दिल्ली मरकज मामले का आरोपी मौलाना साद महीनों से गायब है और दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक खाली के खाली। लेकिन और हैरानी तब हुई जब मौलाना कल जुमे की नमाज पढ़ते देखा गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सवाल है कि जब साद की तस्वीरें कैमरे में कैद हो सकती हैं, तो फिर दिल्ली क्राइम ब्रांच की पैनी नजर क्यों बार बार मात खा रही है? इसी पर हल्ला बोल में करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। चेहरे पर मास्क, हाथ में चटाई, साथ में एक छोटा बच्चा। आप शायद न पहचान पाएं, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे अच्छे से पहचानती है, क्योंकि पुलिस को इसकी करीब 2 महीनों से तलाश है। नाम है मौलाना साद। जी, वही मौलाना साद जिस पर निजामुद्दीन के मरकज को कोरोना का अड्डा बनाने और यहां से देश भर में कोरोना फैलाने का आरोप है, जिसे दिल्ली पुलिस नोटिस पर नोटिस भेज चुकी है, जिसकी तलाश में पुलिस की खुफिया सेल दिल्ली के तमाम मोहल्लों से लेकर शामली तक खाक छान चुकी है। वो मौलाना साद मजे से एक मस्जिद में नमाज पढ़कर अपने घर लौट जाता है और पुलिस बैठी की बैठी रह जाती है। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं। दिल्ली समेत देश भर में ज्यादातर मस्जिदें खुल चुकी हैं। इन्हीं में से एक है जामिया नगर की अबू बकर मस्जिद। शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मौलाना साद कई लोगों के साथ इसी मस्जिद में पहुंचा और आराम से टहलते हुए लौट गया। मस्जिद के सामने लगे एक सीसीटीवी कैमरे में मस्जिद से बाहर निकलते हुए मौलाना साद की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। मौलाना साद के साथ 20 लोग भी मौजूद थे। आज तक के हाथ सीसीटीवी लगा है, जिसमें साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि मौलाना साद अबू बकर मस्जिद से बाहर निकल रहा है। उसके इर्द गिर्द 20 लोग हैं। अब क्राइम ब्रांच इन 20 लोगों की लिस्ट निकाल रही है जो मौलाना साद के साथ अबू बकर मस्जिद में पहुंचे थे। जामिया नगर की इसी मस्जिद के पास ही एक इमारत में मौलाना साद करीब 2 महीने से डेरा जमाए बैठा है। मरकज कांड के बाद से उसने खुद को यहीं क्वारंटीन कर रखा है। ये बात सबको पता है, लेकिन शायद दिल्ली पुलिस सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। वैसे भी ये सच है कि साद ने कोरोना की दहशत का भी खूब फायदा उठाया। पुलिस उससे बार बार सरकारी लैब से कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मांगती रही, लेकिन साद ने न तो रिपोर्ट दी, न ये बताया कि उसने टेस्ट कराया भी है या नहीं। कोरोना के डर से पुलिस ने अब तक उससे पूछताछ भी नहीं की, लेकिन कोरोना तो जल्द जाने वाला है नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि महामारी एक्ट में आरोपी बनाया गया मौलाना साद कोरोना को ढाल बनाकर यूं ही छुट्टा घूमता रहेगा? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मौलाना साद जिसके ऊपर कई आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं, गैर इरादतन हत्या का मामला जिसके ऊपर दर्ज है, उसके साथ क्या दिल्ली पुलिस चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है? वो नमाज अदा करने के बाद वापस चला जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक खाली के खाली। इसी पर हल्ला बोल में हम बहस करने वाले हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सैयद जफर इस्लाम साहब कुछ देर में होंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मोहम्मद शाहिद अली जो कि मौलाना साद के वकील हैं, स्पोक्स पर्सन है तबलीगी जमात के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब निजेश अवस्थी आरएसएस के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। एलन राव साहब जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद शाहिद अली आपसे ही रुख करते हुए, मौलाना साद अगर नमाज पढ़ने के लिए आ सकते हैं तो पुलिस को सहयोग क्यों नहीं कर रहे? पुलिस कितने दिनों से तलाश कर रही है? ये उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? धर्म गुरु के नाम पर लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं और खुद छिपे फिर रहे हैं मौलाना साद। आप तक मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद शाहिद अली? चलिए ठीक है, उनका मैं रुख करूंगी। लेकिन एलन राव साहब, चूंकि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, इस वजह से मैं जल्दी से आपका रुख कर लेती हूँ। ये दिल्ली पुलिस चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है क्या? एक शख्स आता है, आराम से नमाज अदा करता है, उसके बाद वापस चला जाता है, और दिल्ली पुलिस अब जो 20 लोग उसके साथ थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी खंगाल रही है। क्या जानबूझकर दिल्ली पुलिस बचाने की कोशिश नहीं कर रही है मौलाना साद को? इसको क्यों नहीं माना जाए? देखिए चित्रा जी, मैंने आज इसी केस से जुड़े हुए किसी ऑफिसर से बात की और उसकी जानकारी हासिल की है, और मालूम ये चला कि इस केस से कनेक्टेड करीब 900 फॉरेनर्स के खिलाफ, 900 फॉरेनर्स के खिलाफ
डिफरेंट सेक्शंस में चार्जशीट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है और 47 केसेस की चार्जशीट अभी 47 केसेस जिसमें 900 आदमी इन्वॉल्व हैं, उनकी चार्जशीट इसमें कोर्ट में हमने दिल्ली पुलिस ने फाइल कर दिया। क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, क्राइम ब्रांच जब तक कोई सॉलिड एविडेंस किसी के खिलाफ नहीं होता है तो उसको तब तक अरेस्ट नहीं करती है। नो डाउट उस ऑफिसर ने बताया कि मौलाना साहब को नोटिस दिए गए हैं, कई बार नोटिस दिए गए और उन्होंने नोटिस का जवाब नोटिस से भी दे चुके हैं। तो अभी तक मुझे नहीं लगता है नोटिस ही खेलती रहेगी और ये जो धाराएं लगाई गई हैं उसके ऊपर इतनी संगीन जिसमें 10 साल तक की सजा भी हो सकती है अगर आरोप साबित पाए जाते हैं, तो इसके अलावा दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं सकती सिर्फ एफआईआर लिखने के अलावा? बिल्कुल, इसमें उसमें बाकी जो साधारण धारा है उनके साथ साथ 304 आईपीसी जो कि एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 साल तक की सजा है, इसमें इसका प्रावधान है। लेकिन जो एविडेंस बाकी एजेंसी भी जैसे ईडी है, इनकम टैक्स और दूसरे डिपार्टमेंट इनके खिलाफ जो एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं, तो उसी चैनल में दिल्ली पुलिस भी इनके खिलाफ एविडेंस जो एविडेंस इकट्ठी हो रही है वो एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं। पहले प्रायोरिटी इन लोगों की, दिल्ली पुलिस के लोगों की थी। को लेकर बयान दिए हैं कि किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान कैसे जब हम कोरोना से जंग लड़ रहे थे उस समय लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी। उनके बयान को अगर पढ़ा जाए तो ये बिल्कुल तय है और ये वास्तव में ऑन रिकॉर्ड चीज है कि इन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ने में सरकार का मदद नहीं की बल्कि उसके खिलाफ बात की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एविडेंस उनके खिलाफ जाएगी। लेकिन अभी प्रायोरिटी जो थी 47 केसेस की चार्जशीट फाइल करने की थी, पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और करेंगी। ठीक है, अब मैं मोहम्मद शाहिद अली, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मौलाना साहब पुलिस को सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मौलाना साहब पुलिस को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, ये आपका इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। ये अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि उन्होंने सहयोग नहीं किया हो। मीडिया की अपनी मर्जी की बात है, आप लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में हो, जो चाहे कह दें, लेकिन इस बात के पीछे कोई तथ्य आप लोग नहीं दिखा सकते हैं सिवाय इस बात के कि ये आप लोगों का कहना है और हजारों लोगों को जिस तबलीगी समाज ने संक्रमित करने का काम किया, पुलिस वालों को देश भर में लगा दिया तबलीगियों को ढूंढने के लिए कि ढूंढिए जमात के लोग कहां छिपे हुए हैं, कोरोना नहीं फैलाए। आप कह रहे हैं मौलाना साहब और उल्टा आप मीडिया को डांट रहे हैं, उल्टा आप मीडिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अपना काम तो आप लोग ढंग से कर नहीं रहे हैं। यस, बिल्कुल उठा रहा हूं मैं आप लोगों को ऊपर उंगली, इसमें बिल्कुल उठा रहा हूं मैं और मैं रिस्पांसिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आप लोग लेकिन मेरा सवाल ये है मौलाना साहब पुलिस जो को आप लोग नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? पुलिस के काम में मीडिया को दखल देने का कोई हक नहीं है। कौन दखल देने के लिए जा रहा है? एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तो ये छिपे छिपे क्यों कर रहे हैं? 75 दिन हो गए, सामने आ जाएगा। 75 दिन हो गए, चुपके से नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? चुपके से नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? मीडिया ने इन चीजों को मसालेदार तरीके से लोगों के सामने पेश करना है, मीडिया ने लोगों को बरगलाने का काम करना है, इसलिए कह रहे छिपे छिपे फिर रही। क्या पुलिस ने ये बात कही है छिपे तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग? एक सेकंड सर, बिल्कुल कह रही है पुलिस, बिल्कुल कह रही है। आप धाराएं उठाकर देखिए, एक शख्स के ऊपर इतनी गंभीर धाराएं लगी हो और वो हमें ज्ञान पढ़ा रहा है यहाँ पर। आपको पता है कि क्या हुआ है? जो आप बात कर रहे हैं, जो गंभीर धारा की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत बाद में लगाई गई है। आप लोग पहले डे से कह रहे हैं कि साथ गंभीर धाराएं हैं, जबकि बेलेबल ऑफेंसेस है सारे के सारे वहां पर। ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है और पुलिस का प्रोरोगेटिव है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है। गैर जमानती हत्या ऐसा है मैडम, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है। क्या वो किस तरह से उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे? क्या उसमें अरेस्ट जरूरी है? अगर अरेस्ट जरूरी नहीं है तो कैसे अरेस्ट कर लेंगे? आपकी बातों से तो लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप दिल्ली पुलिस का पक्ष मत रखिए। दिल्ली पुलिस का पक्ष रखने के लिए हमने बुलाया हुआ है पूर्व डीसीपी को। एलएनराज साहब पूरा पक्ष रख रहे हैं। एक सेकंड, न जाने कितने लोगों को इन जमातियों ने संक्रमित किया है। कोरोना के दौर में हालात कितने खराब हैं और आप यहाँ पर ज्ञान दिए जा रहे हैं। इल्जाम है ये इल्जाम बेबुनियाद है आपका। जफर इस्लाम साहब, मौलाना को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? ठीक है सर, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। बरगलाने का काम हम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहा है, कानून में जो भी कुछ होगा सबके सामने आ जाएगा। चित्रा जी, जफर इस्लाम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने
क्राइम किया है तो वो कानून उसको छोड़ेगा नहीं, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अहमद खान साहब जरा सुजात रखिए, चुप्पी लगा के रखिए, जरा सुन लीजिए काम की बात। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मल्टी एजेंसीज इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई की, ईडी के और भी एजेंसीज जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारी सरकार का कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं रहता है, इसलिए कि सरकार अपना काम अपने तरीके से करती है और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सही कार्रवाई होती है वो करती है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। मैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस ढूंढ रही है या नहीं ढूंढ रही है जफर इस्लाम साहब? देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब से जुड़े हुए चीजों को आप जैसा कह रहे हो उस पर सच्चाई है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उस बीच में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन हमारी सरकार जो है वो इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट एजेंसीज करती है, सरकार का कोई दखल नहीं होता है, सरकार उस पर कोई मदाखलत नहीं करती है, इंडिपेंडेंट एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस सब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब साहब को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? अगर पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है, अगर उनसे पूछताछ तक नहीं कर पा रही है पुलिस, मतलब पुलिस इस हैसियत में भी नहीं है कि उनको बुलाकर आमने सामने बैठकर पूछताछ कर सके। एक आदमी आराम से जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए और वो पुलिस के सवालों का जवाब नहीं देता है। चित्रा जी आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि पुलिस को कोई पुलिस की नजरों से कोई छुप के कुछ कर सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चाहे मैं मौलाना साहब छोड़िए कोई भी हो, हिंदुस्तान का आदमी, अगर पुलिस उसकी निगाह है तो उसकी निगाह रहती है। लेकिन मैं ये सिर्फ निगाह ही तो है, यही तो बात है कि पुलिस की निगाह है। उसके साथ कौन कौन से लोग थे, सीसीटीवी कैमरे कितने थे, ये 20 लोग कौन है जो मौलाना साहब के साथ कल मस्जिद में नजर आए? पुलिस तो सिर्फ यही खंगाल रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अहमद खान साहब, मैं आपको पुलिस की तफसील के बारे में कोई नहीं टिप्पणी कर सकता है। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज के बहुत सारी मल्टी एजेंसीज काम कर रही है अपना, और उनको अपना काम करने दीजिए। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। होनी चाहिए ना, यही तो बात है। चाहे पुलिस का मामला हो या फिर मामला कोर्ट में जाता हो, इतनी तारीखें पड़ जाती हैं। 75 दिन हो चुके हैं पूरे मामले को, और इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? एमएस खान साहब, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे। कौन बचा रहा है मौलाना साहब को? जी चित्रा जी, आप जो बात कह रही हैं मैं पूरी तरह से उस पर सहमत हूँ। देखिए जफर इस्लाम साहब फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, कोई भी हो, फला भी हो, ढेका भी हो, मुरादाबादी खेल खेल रहा है मौलाना साहब। आप तमाशा कर रहे हैं। आप जितनी धाराएं लगी हैं, कम से कम आधे घंटे लगती है जुम्मे की नमाज पढ़ने में। आधे घंटे तक वो मौलाना साहब वहाँ खड़ा नमाज पढ़ के, अरे भैया समाजवादी पार्टी नहीं है, आप बेकार की बातें बकवास मत करो, बकवास से बकवास करो ना। समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ। नॉलेज लिख रहा हूँ अपना हो पार्टी का मतलब नहीं है। मैं आम आदमी हूँ, सुनो आम आदमी की बात सुनो। आम आदमी समाजवादी पार्टी में रह के कुछ और मांगते थे। सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर तुम्हारी औकात है तो सुनो, अगर ये औकात बेपेदे को लोटा है, कभी समाजवादी पार्टी में, कभी कहीं। आपसे ये निवेदन है कि कृपया शब्दों की मर्यादा बनी रहे। किसी के ऊपर भी कोई भी टिप्पणी करे, लेकिन शब्दों की मर्यादा बनी रहे और एक एक करके अपनी बात रखें। मर्यादा तभी रखी जाएगी जब अगला मर्यादा रखेगा। आपको कोई भी हो, कोई फिल्मी डायलॉग बोलने बैठे यहाँ पर, कभी सी बात आप करिए। पहले आप पढ़िए, जानिए कौन आदमी कहाँ से है, पहले आप समझिए, टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद करिए। एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक करके बोलिए। एमएच खान साहब जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। फैक्ट को सुनिए, व्यक्तिगत टिप्पणी बंद करिए। ठीक है, वो चुप हो गए हैं, बोलिए। हो गया, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। चित्रा जी बोलिए। खान साहब देखिए, चित्रा जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो कह रही बात, उस बात में दम है। उस बात में दम है कि जब से ये धाराएं लगी हैं उसके बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। ये बात आपकी सही है, मैं यही बात कह रहा हूं। अगर जफर इस्लाम साहब को लग रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत बात करने की आप बैठा हूं, व्यक्तिगत बात करने के लिए नहीं बैठा हूं। आज पूरा हिंदुस्तान कोरोना से पीड़ित है। कोरोना फैलाने वाला व्यक्ति अगर खुलेआम घूम रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? चित्रा जी आप बता दीजिए मुझे, आप जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये कहते हैं कि समय मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, फलाना पार्टी हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ,
मैं स्वतंत्र हूँ और इस देश का नागरिक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मौलाना साहब क्यों घूम रहा है आखिर? तो कौन सी पुलिस पकड़ेगी इनको? कौन सी पुलिस? जापान की पुलिस पकड़ेगी कि अमेरिका की पुलिस आके पकड़ेगी कि पाकिस्तान की पुलिस आके पकड़ेगी? अपनी कमियों को छुपाना ये भी एक देशद्रोह है। अपने आप को बचाना ये भी एक देशद्रोह है। मुलजिम को ना पकड़ पाना ये मिली भगत है चित्रा जी। ये पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की और मौलाना साहब की मिली भगत है। और इस मिली भगत पे बोल लीजिए जफर इस्लाम साहब, लेकिन सच्चाई तो इस बात में है ना, उन्होंने फिल्मी डायलॉग की बात कही तो मुझे वो फिल्मों का सीन भी याद आ गया जिसमें पुलिस सब कुछ हो जाने के बाद सबसे आखिर में पहुंचती है। क्या वही स्थिति नहीं इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है? नहीं, मैंने कहा आपको, देखिए मैंने इतना कहा कि मैं इतना कह रहा हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है, ऐसे बहुत सारे हैं इस तरह के पेंदा के लोटा जो है वो मांगते रहते हैं अलग अलग टाइम में। इनका वीडियो उठा के देखिए, कल कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोल रहे थे। ऐसे लोगों का डोंगी आप ही की तमाम राज्य सरकारों में छोटी छोटी बातों पर एफआईआर करके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, और इतना बड़ा ये मामला देश को मौत के मुंह में धकेलने की, एक सेकंड सर, देश को मौत के मुंह में धकेलने की जिन लोगों ने कोशिश की वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं हुए। मैं कोरोना के साथ खड़ा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हूँ, कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले को साथ खड़ा हूँ, कोरोना फैलाने वालों को साथ नहीं खड़ा हूँ। अरे आप अपना वीडियो देखिए, अपना देखिए वीडियो। मैंने मौलाना साहब को मौलाना नहीं कहा, मैंने शैतान साहब कहा है, मैंने इब्लीसी जमात कहा है, तबलीगी जमात को मैंने इब्लीसी जमात कहा है। कहा है आप? ठीक है, चलिए तस्लीम रहमानी साहब, ठीक है, अब विजय अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, जफर इस्लाम, ठीक है, हो गया। कहता हूँ कि देखिए कार्रवाई होगी, लेकिन कानूनी तौर से कार्रवाई होती है। जफर इस्लाम साहब, ये कार्रवाई होगी, कानूनन तौर पर होगी। एक समय भी आएगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कार्रवाई कब होगी? सर एक टाइम फिक्स होना चाहिए ना कार्रवाई के लिए। एक या तो कहिए कि मौलाना साहब निर्दोष है, या तो कहिए मौलाना साहब निर्दोष है, या तो कहिए कि अगर उसके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी कीजिए। छोटे छोटे मामलों में आम लोगों की गिरफ्तारी होती है, और जैसे देश के खिलाफ, देश में कोरोना की स्थिति अगर इस समय इतनी भयानक है तो क्यों नहीं जिम्मेदार माना जाए ऐसे लोगों को कि 1 से 4 को, 4 से 8 को, 8 से 12 को हुआ होगा, और आप लोग कह रहे हैं कि अभी इंतजार कीजिए। आप बिल्कुल सही नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा चित्रा जी ने बिल्कुल सही कहा। चित्रा जी आप अपना काम करने दीजिए। ये समाजवादी पार्टी के गोद में पले बड़े हैं, या इन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किस तरह से गलत तरीके से काम करती थी, आज हमारी सरकार है तो वहाँ की जनता खुश है इसलिए कि कानून काम कर रहा है। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ सिर्फ कि कानूनी कार्रवाई चल रही है, कानून तो काम करे, मगर कानून का एक लेकिन ये मौलाना पेंदा के लोटे जो है महमूद खान, ये कभी कुछ और मांगते हैं, कभी कुछ और मांगते हैं, तो इनकी बात का कोई मुद्दे पर बने रहें, मुद्दे पर बने रहें। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमान, ठीक है, एमएच खान साहब मैं आपके पास आऊंगी। मौलाना साहब अगर निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो फिर उनको 75 दिन का क्वारंटीन घर में लेने की क्या जरूरत थी? आते सामने वो कहते कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, चुपके से आकर छिपे छिपे वो जाते हैं मस्जिद में नमाज अदा करने, और उसके बाद फिर से जाकर छिप जाते हैं, और पुलिस कहती है कि हम ढूंढ रहे हैं। वो 20 लोग जो वहां पर मौजूद थे, अब उनके खिलाफ मामले को खंगाला जा रहा है। इसके क्या मतलब और मायने निकाली जाए? देखिए चित्रा जी, पुलिस साफ साफ झूठ बोल रही है। मैं बहुत ही क्लियर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई नो कि बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री लफ्ज है झूठ का, लेकिन पुलिस झूठ बोल रही है। और अगर आपको याद हो तो आप ही के प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था कि इन तमाम लोगों की, गवर्नमेंट की और तबलीगी जमात की, मौलाना साहब की, सबकी मिली भगत है। इसलिए उस दिन से कह रहे हैं कि जाकिर नगर वेस्ट में डीसीपी ने कहा, डीसीपी ने कहा, सही है, डीसीपी ने कहा कि वो जाकिर नगर वेस्ट में रह रहे हैं, और वो जाकिर नगर की मस्जिद में आके अब नमाज भी आधे घंटे पढ़ी जाती है। अभी खान साहब ने कहा आधा घंटा लगता है नमाज पढ़ने में। वो आए 20 लोगों के साथ, नमाज भी पढ़ी, चली गए। और जफर इस्लाम साहब भी सही कह रहे हैं कि पुलिस को तो पता होता है कि कौन कहाँ है जब वो इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस को मालूम है कि वो नमाज पढ़ने भी जा रहे हैं, नमाज पढ़ के भी आ रहे हैं, वो क्वारंटीन में भी रहे, उन्होंने टेस्ट भी कराए, उन्होंने नोटिस रिसीव किए, नोटिस के जवाब दिए, सब किया। मगर पुलिस उनको अरेस्ट इसलिए नहीं कर रही कि हमारे अजीत डोभाल साहब वहां गए थे, क्या बात करके आए, आज तक हमारे मुतालबे के बावजूद
उन्होंने बताया नहीं कि उनसे क्या बात हुई। और उसके बाद मैं कहता हूं, आज जो कोविड की कंडीशन इस मुल्क में है, क्या उसके लिए आप अकेले तबलीगी जमात को जिम्मेदार करार देंगे? वो तमाम लोग तो ठीक होकर घर चले गए, 14 दिन के बजाय 1.5 महीने के क्वारंटीन में रहे, किस बुरे हालत में रहे। यहाँ 3,000 से 25,000 के टेस्ट हुए, उनमें से मरने वालों की तादाद मुश्किल से 5-10 है। उनमें से ठीक सारे के सारे वो ठीक भी हैं, वो तो सब अपने घरों पे बैठे। और हमारे पास 3 लाख के ऊपर मरीज हो गए। सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पर्दा डाला, तबलीगी जमात का डील किया, कमर्शियल सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, आरएसएस ने अपने फासिस्ट एजेंडे को इस्तेमाल किया तबलीगी जमात के नाम पर और पूरे मुल्क को कोरोना की भट्टी में झोंक दिया। सरकार इस जिम्मेदारी से बच रही है। जवाब देना चाहता हूं रहमानी साहब, मैं देखिए रहमानी साहब को पढ़ा लिखा समझता था, लेकिन इनकी नॉलेज इतनी कम है। आप मुझे जाहिर समझिए, आप मुझे जाहिर लेकिन आप अगर नहीं, मैं आपसे अरे आप काबिल हो गए तो सुन लीजिए। मैं तो सिर्फ क्या कहना चाहता हूँ, पूरे दुनिया की 20% आबादी, अरे मौलवी को चुप कराइए, फटकर मौलवी को, पूरे दुनिया की आबादी 20% रहती है। और सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए जवाब लीजिए। सरकार पे उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ सवाल का जवाब देना चाहता हूँ मैं। रहमानी साहब आप जवाब दीजिए, एक बार सुन तो लीजिए, बोलिए जफर साहब। अरे सुन तो लीजिए जरा। एमएच खान साहब, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अरे तो आप सुन लीजिए, चुपचाप रहिए मौलाना, हम मुद्दों पर फोकस रहें। अरे सुन लीजिए, कितना पढ़े लिखे उसे आप समझ में आ रहा है। कभी बसपा कभी समाजवादी के गोदी में खेलते हुए, वहां तो कोई आपने देखा नहीं, यहाँ आकर टिप्पणी कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया की 20% आबादी इस देश में रहती है। आप आंकड़े उठा के देखिए और देखिए कि आंकड़े अगर आपके पर मिलियन अगर आपके पूरी दुनिया में कम नहीं हो, रिकवरी रेट सबसे ज्यादा नहीं हो और जो मरने वाले मोर्टेलिटी रेट सबसे कम नहीं हो, तो फिर आप बात कीजिएगा। कैसी बात बेतुकी बात करते हैं? जिस देश में हर तरह से कंटेन किया गया, लेकिन तबलीगी जमात ने गलत काम किया, उसके हम पूरे तौर से निंदा करते हैं। तबलीगी जमात जो गलत काम किया उसकी निंदा करते हैं, लेकिन क्या आप आंकड़े को जुटाएंगे? आप सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झूठ बोल के मत कीजिए। नहीं, झूठ बोल के मत कीजिए। हकीकत तो यह है कि पूरे दुनिया में वाहवाही हो रही है हिंदुस्तान की, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह के भी हिंदुस्तान की हुकूमत की तारीफ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि उनको मोदी जी से प्रॉब्लम है, उनको हमारी सरकार से प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत है हमारी सरकार से। हम लोग एक-एक करके अपनी बात रखेंगे। जफर इस्लाम साहब ने पूछा कि मौलाना साहब गुनहगार है या निर्दोष है, मैनेज किया है, और अगर गुनहगार है तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? लेकिन हम चाहते हैं कि देश की जनता की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमने जो भी इक़दाम किए वो कामयाब हुए। आप देश की जनता को नहीं बचा रहे, आप कमरलाइज करके हाथ खड़े करके गुमराह करने वाले लोग हैं। आप गुमराह कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं है कि मोदी जी की सरकार की पूरी दुनिया में वाहवाही हो। आप तो मुसीबत की भट्टी में रोकने वाले लोग हैं। ये गुमराह कौन नहीं जानता, उससे कितना फायदा हुआ है आज उसका जरा जाकर टेस्ट कीजिए, और सरकारें कह रही है कि आने वाले वक्तों में अकेले दिल्ली में 5.5 लाख हो जाएंगे। क्या क्या आपने कुछ और है, क्या आपको जवाब देना? आपकी तकलीफ कुछ और है, आपकी तकलीफ कुछ और है। आप मोदी जी के खिलाफ है, आप हमारी सरकार के खिलाफ है, इसलिए आपको इस तरह की बातें कहनी आपकी मजबूरी है। हकीकत तो यह है कि आज जिस तरह से हमने कंटेन किया है इस वायरस को, उस तो पूरी दुनिया देख रही है। 20% दुनिया के 20% दुनिया की आबादी हिंदुस्तान में रहती है। जफर इस्लाम साहब, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई आपकी बात सुनकर। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा था कि मौलाना साद अगर गुनहगार है तो फिर वो पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है, और अगर वो बेगुनाह है तो क्या आप लोगों ने इतना जो ढिढोरा पीटा गया कि देश भर में जमातियों की वजह से फैला है कोरोना, ये वो दुनिया भर की बातें सामने आई, क्या वो फिर गलत था? मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूं सर। 2 लाइन में जवाब दीजिए। अनिजेश जी बहुत देर से इंतजार। बिल्कुल 2 लाइन में जवाब दूंगा। देखिए, इस बात से कोई दो राय नहीं कि तबलीगी जमात ने गलत काम किया, और लेकिन फिर भी इस देश में कानून है मैडम,
कानून के इन्वेस्टिगेशन होता है मैडम, और इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई सरकार जो है वो कोई फैसला नहीं लेती है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे कोई हस्तक्षेप नहीं होता, आप इंडिपेंडेंटली वो इन्वेस्टिगेशन करते। मैं उस पर आज कैसे टीका टिप्पणी कर सकता हूँ जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी सरकार कोई भी गलत काम, कोई भी क्राइम करने वाले को बख्शे नहीं, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन से पहले इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जांपल देते हुए अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगी। उत्तर प्रदेश में एक पूर्व सीनियर आईएएस अधिकारी की ओर से सिर्फ कोरोना टेस्टिंग को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगती है। और यहां पर अगर देश विरोधी काम जिसने किया हो उसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि जांच लगातार जारी है, फिर वो छुपने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये बात समझ के परे है। अब सवाल यह है कि बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? अब निजेश अवस्थी जी, अगर मौलाना साद निर्दोष है तो फिर ये जो 20 लोग उसके साथ कल मस्जिद में देखे गए उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू हो गई? आखिर पुलिस क्या बताना चाहती है? चित्रा जी सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मुझे अब तक ये समझ में नहीं आता कि जो लोग साद के पक्ष में बोलते हैं और उनको पकड़ क्यों नहीं पाती पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है? जो ये तर्क देते हैं, मुझे ये लगता है कि जिसने गलत काम किया वो सामने क्यों नहीं जाता, ये बात क्यों नहीं बोलते? वो ये भी तो बोलनी चाहिए ना। जिसने पुलिस नहीं पकड़ पा रही, पुलिस नहीं पकड़ रही, या तो ये कह दें कि पुलिस नहीं पकड़ रही, जानबूझ के नहीं पकड़ रही, पुलिस इस सरकार की और साथ की मिली भगत है, ये कहें रहमानी साहब आज। लेकिन रहमानी साहब एक शब्द नहीं बोलेंगे। रहमानी साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तमाम तबलीगियों के गलत कुकृत्यों पर कहा था ये झूठी खबर है, ये कहा था कि कहीं कोई गाजियाबाद में किसी ने कोई गलती नहीं की, किसी ने किसी डॉक्टर को नहीं मारा, ये वो, और इसी चैनल पर बैठ के बोले थे तस्लीम अहमद रहमानी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस अपनी तरीके से काम करती है, इस देश को, इस प्रशासन को संयम रख करके। ये तो सच है कि अब साथ भाग नहीं सकता, ये तो सच है कि साथ भाग नहीं सकता। साथ पर धाराएं लगाई गई हैं, साथ पर बाकायदा चार्जशीट हुई है। ये निश्चित है कि साथ पकड़ा जाएगा। सर पकड़ा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा, यही तो सवाल है। बिल्कुल, वो भागने की कोशिश भी की थी। आपको ये मालूम है कि उसने भागने की कोशिश भी की थी नेपाल के रास्ते से, ये भी खबर आई थी, तमाम खबरें आई हैं। लेकिन बात ये महत्वपूर्ण ये कि अगर साद वास्तव में बहुत बड़ा धार्मिक गुरु है या बहुत अच्छा व्यक्ति है, कोई गलत काम नहीं किया, तो उसको आना चाहिए कि पुलिस मेरे खिलाफ आपने ये चार्जशीट की है, समन किया है, मैं आपके साथ जांच में सहयोग करना चाहता हूं, मैं आपके सामने हूं, बताइए मैं क्या कर सकता हूं। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल मोहम्मद शाहिद जी। चित्रा जी पहली बात तो यह है, जो अभी आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि नेपाल के रास्ते भागने की कोशिश की, वो बेबुनियाद इल्जाम आप ना लगाएं प्लीज। आप अच्छे इंसान हैं, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। देखिए अभी तक भी मौलाना साद साहब को किसी भी कोर्ट ने सारे आरोप बेबुनियाद खुद जाकर के, ये बात कहना सारे आरोप बेबुनियाद है उसके खिलाफ, वो जाकर भाग गए हैं, पुलिस ये बात बिल्कुल गलत है। और ऐसे अल्फाज मेरे ख्याल ये डिफेमेटरी है, सिलेंडरस है। ऐसे अल्फाज आपको नहीं बोलने चाहिए, किसी को नहीं बोलने चाहिए ऐसे अल्फाज। आर्टिकल 21 जो आपको राइट टू लाइफ की गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट है, वो राइट टू प्राइवेसी की भी गारंटी देता है। ये मेरे ख्याल ये है कि प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं आप। ये जो पुलिस नहीं कह रही कि वो एक्सपाउंडर है, मगर आपके चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर लोग डिबेट कर रहे हैं, व्हाट इज नॉनसेंस। मतलब ये मेरी समझ में नहीं आ रही क्या आप लोग इस तरह से गैर कानूनी चीजों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, खासतौर चैनल के माध्यम से कानून के अगेंस्ट जाकर कि मैं हाजिर हूँ। क्या अभी तक भी पुलिस ने या कोर्ट ने उनको घोषित किया है? नहीं, उनका एक्सपेंडर घोषित किया नहीं। आप इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आपको दूसरे की प्राइवेसी की भी इज्जत करनी पड़ेगी मैडम। चित्रा जी, जिसने पूरे देश में कोरोना फैलाया हो, हिंदुस्तान में शुरुआती दौर में अभी तक जिन लोगों ने एक चेन बनने का काम किया हो, पुलिस वालों के लिए मुश्किलें पैदा करती हो, उन लोगों के ऊपर थूकने का काम किया हो, तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने, आप बैठकर यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। मोहम्मद शाहिद अली, मुझे इस समय आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, सीसीटीवी के जरिए उनकी फुटेज सामने आ रही है, वो भी 75 दिनों के बाद वो मेल खेल रहे हैं, वो मेल खेल रहे हैं।
चित्रा जी क्या सामने आकर क्यों नहीं कहते मीडिया से? अगर वो इतने बड़े धर्मगुरु हैं, एक सेकंड सर, इतने बड़े धर्मगुरु हैं, 14.5% मुस्लिम है इस देश में, सामने आकर बोले कि मैं निर्दोष हूँ, मैं पुलिस को पूरी मदद करूंगा, मैं पुलिस को पूरी मदद करूंगा, वो सामने आकर क्यों नहीं बोलते हैं? सर ये कानून को अपने हाथ में लेना, ये सर ये जो वकालत की पढ़ाई है ना, एक सेकेंड मोहम्मद शाहिद अली, ये जो कानून पढ़ा रहे हैं ना, ये आप कोर्ट के अंदर पढ़ाइएगा। यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि मौलाना साद को आप क्या सजेशन देते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि पुलिस की मदद कीजिए? आप क्यों नहीं कहते हैं कि थाने जाइए, निजामुद्दीन थाने में? आप पूरे मुल्क को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भड़काने का काम नहीं किया जा रहा है, कोई भड़काने का काम नहीं कर रहा है, कोई भड़काने का काम नहीं कर रहा है। पुलिस ने अभी तक उनको एब्सकंडर घोषित किया, कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने एब्सकंडर घोषित किया नहीं, फिर आप किस बेस पर कह सकते हैं कि मौलाना साहब से फरार हैं, छिपे हुए हैं, इसीलिए वो छिपे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कोर्ट का, इसीलिए वो छिपे हुए हैं। चुपके से मस्जिद में जाने की क्या जरूरत थी? बातों पर चुपके से चाहिए सर, एक सेकंड मोहम्मद शाहिद इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस है आपकी तरफ से, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चित्रा चाहिए। जी तबलीगी जमात के लोगों का क्या शुरुआत में रोल रहा कोरोना के मामलों में? एक सेकंड सर, ये व्यक्तिगत, एक सेकंड सर, कोई इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मीडिया सवाल पूछेगा और आप इस तरह से नेशनल चैनल पर बैठकर मुझे धमकी नहीं दे सकते। शाहिद अली बोल लिए तुम, अरे कानून का पाठ तुमने बहुत पढ़ा लिया, कानून का पाठ तुमने बहुत पढ़ा लिया, वो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, आपने मीडिया पर आरोप लगा दिया, सामने आके साथ कहे मीडिया पर आरोप लगा दिया, आप मेरे ऊपर क्यों नहीं आता, क्यों नहीं जाता? मीडिया के खिलाफ FIR करे साथ कि मैंने कोई गलती नहीं की, मीडिया कैसे मेरे बारे में ऐसा डॉक्टर के कहे? कानून की बात करने से क्यों परेशान? अरे कानून की बात है ना, अरे मीडिया मेरे बारे में कोई गलत बात करेगा, मैं मीडिया के खिलाफ बोलूंगा ना, तो जाकर के पुलिस में FIR करे कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पुलिस के सामने हाजिर हो। धारा ये कहती है, भगोड़ा नहीं है तो क्या है फिर? वो कभी कहता है कि मैं क्वारंटाइन में हूँ, मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, ये सब बातें उसने जवाब में दिया। कानून की कोई सी भी धारा ये कहती है कि आपका मीडिया के सामने आपको आके बयान देना है, कोई सी भी धारा कानून की कहती है। मौलाना साहब एक सेकंड, अरे मीडिया के सामने नहीं, पुलिस में जाएगा, मौलाना साहब इतने गंभीर इल्जाम है, आरोप है, और आप कह रहे हैं कि मीडिया इस तरह की बातें न करें, मीडिया को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं आप, ये बात तो उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। एलन राज साहब को जोड़ना चाह रहे थे, एलन राज साहब जल्दी। जी चित्रा जी, मैं आपको एक तो पहले 2-3 आदमी इकट्ठे बोलते थे ना, तो आप कुछ समझ पाएंगे ना आपके दर्शक कुछ सुन पाएंगे क्या कह रहे हैं, तो इनको एक एक करके आप बात करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं बता दूं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि मरकज से निकले हुए काफी लोगों ने पूरे देश भर के स्टेट्स में जाकर कोरोना फैलाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। 20 से 25% जो कोरोना फैला वो इन्हीं की वजह से फैला है। और साथ साथ मिस्टर मौलाना साहब को भी ये मालूम है कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, करीब 2300 आदमी यहाँ से निकाले गए थे पुलिस के द्वारा। और लेकिन साथ साथ मैं एक बता दूं कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वो ये है कि उसको एविडेंस इकट्ठा करते हैं और प्रोरोगेटिव है पुलिस का कब किस आदमी को अरेस्ट करना है कब नहीं करना है। लेकिन इसके साथ साथ मौलाना साहब को भी चाहिए कि अगर पुलिस उनको पूछ रही है या पता लगा रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, तो उनको खुद भी जाके, जैसे उनके वकील साहब कह रहे हैं, उनको खुद जाके बताना चाहिए कि हाँ मैं हूँ, बोलिए मेरे खिलाफ क्या सबूत है। तो उनको ऐसे भागना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज की डेट में जैसा मैंने पहले आपको बताया कि करीब 47 चार्जशीट फाइल की है 900 फॉरेनर्स के खिलाफ पुलिस ने, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस इकट्ठा हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं मौलाना साहब बच नहीं पाए गए, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन का जो सुपरविजन है वो भी बड़े सीनियर लेवल पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक नीचे लेवल का ऑफिसर अपनी मर्जी से कर रहा है। सर कितना वक्त लगेगा, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। सर कितना समय कितना लगेगा? सीनियर ऑफिसर्स करेंगे। और आपका सवाल पूछना, सर जिस आदमी के खिलाफ महामारी एक्ट में कई धाराएं हो, जिसको गैर इरादतन हत्या को ऐड किया गया हो, उसको अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं किया है? उसको लेकर अभी कहा जा रहा है कि अभी और समय लगेगा, एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। सर कितना वक्त लगेगा एलन राज साहब? यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई टाइम फ्रेम है या नहीं है इस देश में।
डेफिनेटली पब्लिक को भी एक जवाब देना चाहिए, पुलिस को भी। हाँ, ये अरेस्ट तो नहीं हुआ अभी, तभी आप वांटेड कर रहे हैं, 304 आईपीसी की धारा इसमें लगा रखी है, तो इसको अरेस्ट करने में डिले क्यों है? लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, कानून में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में प्रोरोगेटिव है पुलिस का। इवन कोर्ट भी डायरेक्शन नहीं दे सकती किसी आदमी को कब अरेस्ट करना है, कब नहीं करना है। ये पुलिस की मर्जी है कब उसको अरेस्ट करें, कि एविडेंस आ गई है या नहीं आई है, या और इकट्ठी एविडेंस करना है, तो ये हो सकता है ये पुलिस उसमें उसकी और एविडेंस। ठीक है, चलिए, ये तो पुलिस का पक्ष हो गया। लेकिन मोहम्मद शाहिद, आप लगातार बोल रहे हैं कि पूरा सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? सहयोग करते हुए नजर तो आ नहीं रहे हैं। लगातार पूरा देश उनसे ये सवाल पूछ रहा है, एक बार भी सामने आकर, एक सेकेंड सर, एक बार भी सामने आकर जो खुद को धर्मगुरु होने का दावा करता है, वो सामने आकर ये नहीं कहता कि कोरोना गंभीर बीमारी है, इससे बचे। और नहीं तो जमात के अंदर से जो तस्वीरें और जो ऑडियो वीडियो सामने आया, उसने कितना हैरान और परेशान किया इस देश को, और आप बैठकर यहां पर कानून सिखा रहे हैं। चित्रा जी, मैं बोलूं अब, बोलिए, आंसर दूं आपकी बात का। अब मैं, जैसा कि आपने कहा कि किस तरह से सामने नहीं आ रहे हैं, पुलिस के सामने जवाब दे दिए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रखी है, इसलिए ये बात आपकी जो है पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, बेबुनियाद है। सरकारी अस्पताल से कोरोना टेस्ट करवाकर रिपोर्ट दे दी गई क्या? और ये बात आप लोगों को बताइए, सरकारी अस्पताल से कोरोना टेस्ट कराकर रिपोर्ट सौंप दी गई क्या पुलिस को? ये पुलिस पूछ रही है सर, ये पुलिस पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रही हूं। क्या आपको हमारे देश की पुलिस पर यकीन नहीं है? सर, मैं तो मौलाना साहब पर यकीन नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। आप पुलिस का पक्ष लेने के लिए बैठे हैं? पुलिस में बात कर रहा हूँ मैं, आपको हमारे देश की पुलिस पे यकीन है ना? आप पुलिस का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, मौलाना साहब का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं? आप पुलिस का पक्ष ले रहे हैं, मौलाना साहब का पक्ष ले रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कानून की इज्जत, मेरा पक्ष है कि कानून की इज्जत सबने करनी चाहिए, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में मीडिया ही क्यों ना हो, सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। मीडिया पर आ गए, कानून अपना काम आप कर रहा है, खुद अपना काम कर नहीं रहे ढंग से, खुद मौलाना साहब सामने आकर नहीं बता रहे हैं कि मैं पूरा सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी तस्वीरें सामने आ रही है। बाकायदा ऑडियो जारी की और ये कहा कि आप लोग कानून की इज्जत करिए, आप लोग मस्जिदों में मत आइए, और जिस ऑडियो के बेस पर उनको गुनहगार बनाया गया है, वो ऑडियो अपने आप में संदेह के दायरे में है। उस ऑडियो के पीछे इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूज छापी थी, वो ऑडियो डॉक्टर्ड है, बाद में दिल्ली पुलिस ने उसका खंडन किया, वो सीएफएसएल के लिए गई हुई है, उसकी सीएफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी। अरे आप भी कह देते कि वो ऑडियो गलत है, आप भी सीएफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप भी बोल देते, आपको खुद तो भरोसा है नहीं, आपको खुद तो भरोसा है नहीं, आप कैसे वकील हैं? मैं हैरान हूं। अहमद खान साहब, वो कह रहे हैं कि पूरा सहयोग तो कर रहे हैं इस वक्त, फिर क्या दिक्कत है? आपको अगर पर्सनल बात करनी है, आपने पर्सनल अगर आक्षेप लगाना चित्रा जी, आप जो तो आप करिए, आपका पूरी तरह से मैं छूट दे रहा हूं, मैं आपको ऑफ नहीं करूंगा। मोहम्मद शाहिद अली, आपको ऑफ करने की जरूरत भी नहीं है, और मैं पर्सनल टिकट टिप्पणी नहीं करूंगा। एक सेकंड, मेरा नाम की बात आखिरी दम तक करता रहूंगा मैं कानून की बात। मेरा नाम डॉक्टर अहमद खान है। साहिब साहब, आपका नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है डॉक्टर अहमद खान। मुझसे सवाल किया गया, मुझसे जवाब देने दीजिए। देखिए चित्रा जी जो कह रही है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। देखिए, आपने अपने चैनल को क्यों डाउनग्रेड करना चाहते हैं ऐसे लोगों को बुलाकर? आपसे मुखातिब नहीं होना, इंसान के साथ में बदतमीजी करते हैं ये साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक चैनल हिंदुस्तान का लीडिंग चैनल है ये साहब, मैं बदतमीजी नहीं। जैसे आपने कानून की बात बताई और ये कहा कि सबको अधिकार मिला हुआ है, सर उनकी आवाज क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं? उनको भी सुन लीजिए, अहमद खान साहब को। मैं चित्रा जी कोई आवाज दबाने की कोशिश नहीं करता हूँ। देखिए ये इल्जाम जो लगा रहे हैं, देखिए यही चरित्र है, तबलीगी जमात का यही चरित्र है। देखिए ये तबलीगी जमात का यही चरित्र है, तबलीगी जमात का तबलीगी जमात का यही चरित्र है। एक लोग अपनी बात बोले, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा, दर्शकों को भी। अहमद खान जल्दी अपनी बात खत्म। चित्रा जी जिस तरह से इन्होंने मेरे बारे में कहा, यही तबलीगी जमात का चरित्र है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका चरित्र ही यही है कि ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो है जो दीन की बात नहीं मानते हैं, जो इस्लाम की बात नहीं मानते हैं, जो कुरान की बात नहीं मानते हैं, जो हदीस की बात नहीं मानते हैं, ऐसे ही कड़वी बातें कह के दूसरों का दिल दुखाते हैं। मैं किसके साथ क्या करूंगा, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए ना कि जब मौलाना साहब के खिलाफ इतने मुकदमे, इतने FIR दर्ज हो चुके हैं, तो क्यों नहीं आ रहे सामने भाई? क्यों नहीं आ रहे? बता रहे कि मैं बेकसूर हूँ, बेकसूर हूँ, क्यों नहीं बता रहे आके? और चित्रा जी का सवाल करना वाजिब है, मीडिया बिल्कुल सही सवाल कर रही है और सही जवाब देने के लिए आपके पास जवाब नहीं है।
आप बताते हो कि ऐसे लोगों से झगड़ा करता हूं, झगड़ा करने मुझसे आप इसी तरह की बात कर रहे हो। आप बताओ ना, मौला अली को मानते हो आप बताओ ना कि आप क्या नाम है, गौस पाक को मानते हो आप किसको मानते हो? आप मानते ही नहीं हो। मौलाना आप 3 किताबें लेके चलते हैं। मोहम्मद शाहिद अली, मौलाना साहब हैं कहाँ वैसे? मौलाना साहब कहाँ पर? रिलीजियस पॉइंट पर हो रही है। मौलाना साहब कहाँ पर करेंगे? वो मुसलमान ही नहीं है। मौलाना साहब इस वक्त कहाँ पे? चित्रा जी, अभी आपने शुरू में चलाया कि मौलाना साहब कल नमाज पढ़ने गए हुए हैं। कल गए थे, आज अभी आपने चलाया टेलीविजन पर ही कि मौलाना साहब कल नमाज पढ़ने गए हुए हैं। आप टेलीविजन पर लगातार दिखा रहे हैं मौलाना साहब अपने घर में है, तो ये बड़ी विचित्र सी बात है। फिर भी आप पूछते हैं मौलाना साहब कहाँ है? वो नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद में गए अभी थे। आपने खुद दिखाया है मौलाना साहब जाकिर नगर में मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हैं। तो क्या वो जाकिर नगर में दिखाया मैडम? मोहम्मद शाहिद अली, क्या वो जाकिर नगर में? क्या वो जाकिर नगर में था? क्या वो जाकिर नगर में है? मैं तो ये पूछ रही हूँ मैडम। बिल्कुल, अभी आपने ये खुद दिखाया है कि वो जाकिर नगर में नमाज पढ़ने गए हैं। जाकिर नगर में और ये पुलिस की नोटिस में है, कहाँ पर है? पुलिस को लिख के दिया हुआ है, कहाँ पर है? सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं और आप खुद दिखा रहे हैं वो कहाँ पर है, फिर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सर, हमने तो एक मस्जिद दिखाई, मस्जिद का एड्रेस बताया। अब मस्जिद में तो वो रहते नहीं होंगे सर, मस्जिद में तो वो रहते नहीं होंगे। मैंने तो उनके घर का एड्रेस पूछा कि वो कहाँ पर है। जबरदस्ती मैं आपके पास आऊंगी, अपनी जेश अवस्थी को जोड़ना चाहती हूँ। और रहमानी साहब, मैं तुरंत आती हूँ आपके पास। चैनल पे भरोसा कर रहे हैं ना आप? सर, बहुत सारे उनके घर हैं, मुझे कहाँ पता कि वो कौन से घर पे हैं। बहुत सारे उनके घर पे हैं, मुझे घर है। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, हाँ, तो ये सारी चीजें हैं मैडम। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे घर सर, ये बता के नमाज पढ़ने नहीं गए थे मोहम्मद शाहिद अली, बताकर नमाज पढ़ने नहीं गए थे। सीसीटीवी कैमरे में वीडियो आया है उनका, सीसीटीवी कैमरे में वीडियो आया है उनका। इससे लोगों को पता चला कि मौलाना साहब नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब विजय अवस्थी कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है और राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू प्राइवेसी का। आप उल्लंघन नहीं कर सकते, कोई उल्लंघन नहीं कर कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरों को बीमार बनाने का उल्लंघन जो तबलीगी जमात ने किया है, वो शाहिद अली, वो शाहिद अली, हमने खुद अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। तबलीगी, एक सेकंड मोहम्मद शाहिद अली, बहुत बोल चुके हैं आप, बहुत बोल चुके। आपको पता है जिस दिन तबलीगी जमात से तबलीगियों को निकाला गया था, किस तरह से सड़क पर वो थूकते हुए नजर आए थे। वहां के डॉक्टर्स डरे हुए थे जो उनको निकालने का काम कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? इतने इनोसेंट होकर अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं है, वीडियो है उसका हमारे पास। हमारी रिपोर्टर मौके पर मौजूद थी, वहां पर डॉक्टर की बाइट है इस पर। गलत बोल रहे हैं आप। अथॉरिटीज के स्टेटमेंट उस पर आ चुके हैं कि ये सारे कोरोना फैलाने का काम खुद एलएनडाल साहब कह रहे हैं कि 25% से ज्यादा अगर देश में कोरोना के मामले फैले तो तबलीगी जमात उसके लिए जिम्मेदार है। और आप यहाँ पर बैठकर मासूम बन रहे हैं। तस्लीम रहमानी साहब भी यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि 3.5 लाख तस्लीम रहमानी साहब अपनी बात कह लेंगे, तस्लीम रहमानी साहब अपनी बात कह लेंगे। अब नीचे अवस्थी जल्दी से, उसके बाद जफर इस्लाम साहब। अभी आपने एक डिबेट में जो सज्जन है उनका नाम लिया, मैंने दूसरे का नाम ले दिया। चित्रा जी, मैं एक सामान्य सी बात कह रहा हूँ। अभी कहा कि मीडिया ने दिखाया कि वो वहां पे गए हैं, मीडिया पे भरोसा भी एक सामान्य सी बात है। ये राइट टू प्राइवेसी उस व्यक्ति के लिए होता है जो कानून का उल्लंघन नहीं करता है। अगर साथ के खिलाफ कुछ आरोप हैं, कुछ धाराएं हैं, चार्जशीट लगी हुई है, उनके खिलाफ समन है, तो उनको स्वयं जाना चाहिए। और शाहिद अली साहब, आप लगातार बोले जा रहे हैं, कानून की पाठ पढ़ा रहे हैं। कभी आप मीडिया को सलाह देते हैं कि आप ये दिखाइए, इनको बुलाइए, इनको ना बुलाइए। आप ऐसा है, आप एक काम करिए, आपने तमाम रिपोर्ट्स को, मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स को आज मौलाना साहब को दिखाया, तो आपको मीडिया पे भरोसा है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया ने दिखाया, आपने तो दिखाया कि वो मस्जिद गए थे, और मीडिया दिखा रहा है कि वो थूक रहे थे तबलीगी, तो आपके लिए वो